हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अपने सेकंड लेक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर के अपने सेकंड लेक्चर के बारे में। और आज हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और कोलुमनार सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड और सेल जंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चों, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, ये कोलुमनार और जो हमारी क्यूबोइडल सेल्स होती है उनका स्पेशलाइज सिक्रेशन होती हैं। ये क्या होती है बच्चों? जो हमारी कोलुमनार सेल्स होती है, लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोलुमनार सेल्स क्या होती है? टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है। और इनके जो बेस होता है, ऐसी टॉल एंड स्लेंडर सेल हमें देखने को मिलती है। और इनके बेस पर हमें क्या देखने को मिलता है? इनके बेस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। ऊपर इन पर सीलिया भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में क्यूबोइडल सेल्स। इसमें क्या होता है बच्चों? जब हमारी कोलुमनार या क्यूबोइडल सेल्स, जब कोलुमनार और क्यूबोइडल सेल्स जो हमारी होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है, वो स्पेशलाइज हो जाती है फॉर सिक्रेशन, तो उसे बोलते हैं बच्चों हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। और जो क्यूबोइडल सेल्स है हमारी, ये क्यूबोइडल सेल्स हमारी क्यूब के शेप की, ऐसे क्यूब शेप की हमारी ये होती है। क्यूब शेप की हमारी सेल होती है। क्यूबोइडल और कोलुमनार जब स्पेशलाइज हो जाती है सिक्रेशन के लिए, उसे बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों, जो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, जो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है बच्चों, ये टू टाइप्स की होती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू टाइप्स की होती है। पहली यूनिसेलुलर और दूसरी होती है हमारी मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है हमारी, वो होती है बच्चों आइसोलेटेड गोबलेट सेल्स। जो हमारी गोबलेट सेल्स होती है, ये हमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखने को मिलती है। बच्चों, जो गोबलेट सेल्स होती है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखने को मिलती है। और ये सिंगल सेल्स ही, जो गोबलेट सेल्स होती है, ये सिंगल सेल्स ही म्यूकस को सिक्रेट करने के लिए कैपेबल होती है। इसके लिए हमें ग्लैंड्स की जरूरत नहीं है। और जो बच्चों मल्टी सेलुलर होती है, हमारी मल्टी सेलुलर सेल होती है, यहाँ पर हमें ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है।
हमें क्लस्टर ऑफ सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो इसका बेस्ट एग्जांपल्स है वो है बच्चों हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड। अब हमने जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा, अब हम इसकी जो एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों हमने जो अभी ग्लैंडुलर सेल के बारे में पढ़ा है, अब हम उसकी एनसीईआरटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द कोलुमिनार और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशंस आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास क्यूबोइडल सेल्स होती है, ऐसे क्यूब के समान हमारे पास जो सेल्स होती है, और कुछ लॉन्ग सिलेंडर ऐसे सेल्स हमें देखने को मिलती है। ऊपर सरफेस पर इसके हमें ऐसे सीलिया देखने को मिलता है जहां हमारा म्यूकस है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, और इसके बेस पर हमें न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। जब ये सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है सिक्रेशंस के लिए, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ए आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये कह रहा है, ये क्या है बच्चों, कोलुमिनार सेल्स है। ये ऐसे क्या है हमारे पास कोलुमिनार सेल्स है। इसके अंदर जो सिंगल सेल्स है हमारी, ये सिंगल सेल्स ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, सिक्रेशंस के लिए। बट बच्चों जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर ये बहुत सारी सेल्स, ये क्या है, ये बहुत सारी सेल्स मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, बहुत सारी सेल्स मॉडिफाई होकर ये सिक्रेशंस को सिक्रेट करती है। तो जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स है कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। बच्चों अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी सेलुलर ही होगी। अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल सेल होगी। ग्लैंड्स अगर हमें स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा, अगर वो सिंगल सेल ग्लैंड है तो, अगर कोई सिंगल सेल ग्लैंड है तो हमें उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आई होप आपको जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशंस हम ग्लैंड्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। हम ग्लैंड्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है बच्चों हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो बच्चों हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इसके लिए हमें डक्ट और ट्यूब्स की जरूरत पड़ती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए हमें ऐसा नहीं होता। यहां डक्ट और ट्यूब्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रेट करती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बच्चों, वो सिक्रेट करती है, आप अगले पेज पे लिखते हैं इसको। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी, उसका जो सिक्रेशंस है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमारा सिक्रेशंस है वो है बच्चों म्यूकस,
सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और बच्चों कुछ एक्स्ट्राज भी हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारा सिक्रेशंस होता है, हम इन्हें डायरेक्ट, यहां पे कोई डक्ट और ट्यूब की कोई जरूरत नहीं होती, इन्हें हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम इनको रिलीज कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल्स हुए जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं, यहां पर हमें किसी डक्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों? जब जैसे हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये ऐसे एग्जांपल्स हो गए बच्चों। एंडोक्राइन के अंदर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं। और जो हमारा एक्सोक्राइन होता है, यहां पर हमें डक्ट की जरूरत पड़ती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का हमारा सिक्रेशंस है वो है म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो हमने ये पढ़ा ऑन द एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, अब इसकी एनसीईआरटी को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। अब एनसीईआरटी को हम इसकी डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिंग ऑफ देयर सिक्रेशंस द ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ग्लैंड्स को हम सिक्रेशंस के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? जो सीक्रेट करती है म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। और जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें हम कहां रिलीज करते हैं? इन्हें हम डक्ट या ट्यूब्स के थ्रू रिलीज करते हैं। बट अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनके जो सिक्रेशंस होते हैं उन्हें डक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स। और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम इन्हें? फ्लूइड मतलब इन्हें ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इन्हें हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट रिलीज कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या बात की? हमारे पास दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होती है? एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट की आवश्यकता पड़ती है, एंडोक्राइन डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन डक्टलेस होती है। इनके सिक्रेशंस हमें दे रखे हैं, ये मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, एयरवैक्स, सलाइवा, म्यूकस। और एंडोक्राइन के एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों हमें हार्मोन्स। इसमें किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। हम अच्छे से एनसीईआरटी भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। बच्चों बात करते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम को कंपाउंड क्यों बोलते हैं? सबसे पहला सवाल बच्चों, जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है हमारी, वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होती है बच्चों? मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है हमारी, इसका लिमिटिंग रोल होता है। इसका बच्चों लिमिटिंग रोल होता है सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर।
इसका मेन फंक्शन, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर्स हमें देखने को मिलती है, ऐसे इन मल्टी लेयर्स के होने की वजह से इसका जो मेन फंक्शन है हमारा, वो होता है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये मैकेनिकल्स और केमिकल स्ट्रेस से। तो क्या कहा हमने, प्रोवाइड प्रोटेक्शंस मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। और इसके जो हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं बच्चों, वे हैं बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन्स, फेरिंग्स और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, में इसके बेस्ट एग्जांपल्स है। अगले पेज पर हम अगली स्लाइड पर हम इसके जो एग्जांपल्स है उन्हें अच्छे से आपको लिखकर समझाते हैं। बच्चों जो कंपाउंड एपिथेलियम है, जो उसके एग्जांपल्स है, कंपाउंड एपिथेलियम्स का जो पहला एग्जांपल्स है वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो है हमारा बक्कल कैविटी। नंबर 2 हमारा दूसरा जो एग्जांपल्स है वो है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन्स, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन्स। नंबर 3 फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या यूज है, यहां पे हमें स्टिफनेस की जरूरत पड़ती है, तो फेरिंग्स के अंदर भी हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलती है। और जो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस में क्या फायदा है, क्योंकि हमारे पास मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो हमें डैमेज होने से बचाती है, और कोई केमिकल अगर इस पर गिर जाए तो उसका जो उसके इफेक्ट से हमें बचाती है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, वो है इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, inner lining of duct of inner lining of the duct of salivary glands। और लास्ट एग्जांपल है इसका हमारा, वो है पैनक्रियाटिक डक्ट। यह है पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हमने क्या बात की, कंपाउंड एपिथेलियम, हमारी जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। लिमिटिंग रोल होता है इसका सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हमें रोल किसका देखने को मिलता है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में हमें जो सीलिएटेड एपिथेलियम्स है हमारी कोलुमनार और जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, उसका हमें मेन रोल देखने को मिलता है। क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो हमें यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से हमें ये बचाती है। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो है बक्कल कैविटी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। हमने जो कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा है, अब इसकी जो एनसीईआरटी है उसे डिस्कस करते हैं। बच्चों जो हमारे पास एक कंपाउंड एपिथेलियम है, जो कंपाउंड एपिथेलियम हमें कैसी दिखाई दे रही है, मल्टी लेयर, सिंगल लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। ऐसे ही हमें इसमें लेयर्स देखने को मिलती है। इन लेयर्स की वजह से ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करती है। द कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर्स, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। मल्टी लेयर्ड होने की वजह से इसका सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस के अंदर हमें लिमिटिंग रोल देखने को मिलता है। जो सिक्रेशंस और एब्जॉर्प्शन है, मेन रोल्स वहां पे किसका होता है, वहां पे मेन रोल होता है क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एंड कोलुमनार। जो क्यूबोइडल एंड कोलुमनार सेल्स होती है वहां पर हमें मेन रोल देखने को मिलता है सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस में। द मेन रोल इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो जो हमारी कंपाउंड एपिथेलियम है, इसका जो हमारा मेन फंक्शन है वो है हमारा मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाना। क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है तो ये हमें डैमेज होने से बचाती है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी बात कर चुके हैं।
फेरिंग्स, इनर सरफेस ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ये कंपाउंड एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं हम आगे और अब पढ़ेंगे हम सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस बच्चों हमारे 3 प्रकार के हमें सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं, वो है टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। अब इन जंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो था एपिथेलियल टिश्यू। आज भी एपिथेलियल टिश्यू ही पढ़ रहे हैं हम। एपिथेलियल में सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड हमने अभी पढ़ा। अब इनके बीच में कैसे इंटरेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस देखने को मिलता है। लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब जो स्क्वेमस एपिथेलियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो टाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है हमारी, ऐसे टाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उनके बीच में हमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। और जो हमारे सेल जंक्शंस होते हैं, सेल जंक्शंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पहला टाइट जंक्शन, पहला हमारा टाइट जंक्शन, दूसरा होता है हमारा एडरिंग जंक्शन, और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है गैप जंक्शन। अब सबसे पहले हम टाइट जंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानने की बात, हमारे पास कोई थर्मस है, इसके अंदर हमें कोई लिक्विड फील्ड है और ऊपर से हमने इसमें स्टॉपर या कोई ढक्कन लगा दिया है। अब इसके अंदर तब तक के लिक्विड हमारा गैस में चेंज नहीं हो सकता जब तक ये ढक्कन लगा रहेगा इसके ऊपर, और जैसे ही हम हटा देंगे तो इसकी स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसमें है, टिश्यू के अंदर अगर हमें टाइट जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, अगर टिश्यू के अंदर हमें टाइट जंक्शंस देखने को मिलते हैं, तो ये लीकिंग को स्टॉप करता है। क्या करता है? स्टॉप लीकिंग। तो इसके अंदर से कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है या हमारा कोई मैट्रिक्स है वो लीक नहीं कर सकता। और एडरिंग जंक्शंस के अंदर क्या होता है? एडरिंग जंक्शंस के अंदर हमारा होता है, ये कनेक्शन बनाता है, ये कनेक्शन देखने को मिलता है हमें बिटवीन नेबरहुड्स। मतलब ये क्या है? दो पड़ोसियों को आपस में चिपका कर रखता है, कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन नेबरहुड्स। और जो गैप जंक्शंस है, अगली स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम गैप जंक्शंस के बारे में। जो गैप जंक्शंस होते हैं, इनके अंदर हमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास कोई एक सेल्स है और हमारे पास ये दूसरी सेल्स है। इन दो सेल्स के बीच में हमें ऐसे इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट रहता है। साइटोप्लाज्म के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, और जो हमारे पास ये दूसरी सेल्स है, इन दोनों सेल्स के बीच में हमें ऐसे इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट रहता है। साइटोप्लाज्म के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन,
और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस हमें देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इनका हमें रैपिड ट्रांसफर देखने को मिलता है। इनका हमें रैपिड ट्रांसफर, ये यहां से यहां तक ये रैपिड ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा हमें कभी कभी देखने को मिलता है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो हमारे कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर कर जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसफर भी हो जाता है। तो गैप जंक्शंस क्या होते हैं, गैप जंक्शंस के अंदर हमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन देखने को मिलती है। एक सेल्स दूसरी सेल्स के बीच में हमें उनका जो साइटोप्लाज्म है, उनके बीच में ऐसे हमें कनेक्शन देखने को मिलता है थ्रू गैप जंक्शंस। और इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में हमें रैपिड ट्रांसफर देखने को मिलता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में रैपिड ट्रांसफर देखने को मिलता है। और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। अब जो इसका एनसीईआरटी पोर्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी भी सेल जंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जो सेल जंक्शंस है उसकी जो एनसीईआरटी की स्लाइड्स है उसको डिस्कस करते हैं। The all cells in epithelium are held together with little intracellular material। डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर टाइल लाइक स्ट्रक्चर थी, उनमें क्या था, उनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हमें देखने को मिल रहा था। इन नियरली ऑल एनिमल स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बनाते हैं इंडिविजुअल सेल्स के। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल सेल्स के बीच में हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक देखने को मिलता है। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। हमें जो सेल जंक्शंस होते हैं एपिथेलियम या अदर टिश्यू के अंदर, हमें केवल 3 प्रकार के सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला टाइट जंक्शंस, एडरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। हमने अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। ये क्या करते हैं, जैसे हमने अभी आपको स्टेट चेंज के एग्जांपल से बताया था, इसी तरह से टिश्यू के अंदर लीकिंग को ये रोकते हैं टाइट जंक्शन। और जो एडरिंग जंक्शन है, एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग लेयर्स बनाते हैं नेबरिंग सेल्स के अंदर। जो नेबरिंग सेल्स होती है हमारी, उसके अंदर सीमेंटिंग लेयर फॉर्म करते हैं। और जो गैप जंक्शन है, अभी हमने आपको एग्जांपल से भी बताया, थ्रू डायग्राम भी बताया, इसमें क्या होता है, ऐसे 2 साइटोप्लाज्मिक आपस में कनेक्ट होते हैं और इनके बीच में मॉलिक्यूल्स या आयंस का ऐसे ट्रांसफर होता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म एट जॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हमें स्मॉल आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसफर भी देखने को मिलता है। बच्चों, हमने जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, अब हमने लेक्चर नंबर 2 में ये कंप्लीट कर लिया है और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।